आइए, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राज आनंद और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे सब टॉपिक पर जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो, विशेष करके DSSS, KVS और भी जो रीट जैसी रिपीटेड जैसे एग्जाम्स में इनकी प्रॉपर भूमिका रहती है। आज उस पर हम बात करेंगे। वैसे जो हमारी टॉपिक चल रही है वो टॉपिक है हमारा लर्निंग, और पूर्व के क्लासेस में हमने बात किया था लर्निंग के बारे में। लर्निंग की प्रकृति क्या होती है, अधिगम की प्रकृति क्या होती है, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की प्रकृति, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ अधिगम की प्राप्ति हेतु जो शैलियाँ जो अपनाई जाती है, द लर्निंग स्टाइल्स, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। और आज उसी सिलसिले को हम लोग बढ़ाते हैं और उसी टॉपिक लर्निंग के टॉपिक के अंतर्गत जो एक सब टॉपिक आती है द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए साथ हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे ताकि हमारी जो हर वीडियोस जो अपलोड होगी वो आपके तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच पाएगी। एक सूचना ये भी देना चाहता हूँ कि अब कुछ दिन के बाद जैसे हमारी 1K सब्सक्राइबर हो जाती है, अच्छा एक जो क्या कहते हैं उसको, आप एक अच्छा अगर अपडेट मेरे को मिलेगा, आप लोगों से एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, लगेगा कि नहीं हमारी सारी मेहनत आपके ऊपर रंगत ला रही है, तो और भी टीचर्स को यहाँ पे आपके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि DSSS, KVS, NVS और भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, सीटेट, झारखंड टेट, जो भी एग्जाम्स होती है, सबके लिए हम प्रॉपर प्रिपरेशन की चीज़ों को लेके आएंगे। तो चलिए साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ साथ लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को क्लिक जरूर करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम आते हैं टॉपिक की ओर। और जो आज टॉपिक को हम लेके आए हुए हैं वो है द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो इस अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम आज देखेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम वैसे सारे सिद्धांत को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सिद्धांत की बात करें तो बहुत सारे सिद्धांत जो है इनके दिए गए हैं हमारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं कि ये थ्योरीज क्या होती है और नियम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। तो सिद्धांत की अगर बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक जो रिसर्च के आधार पर जो परिवर्तन के तौर पर जो बातें वो कहें, जो उनको लगा कि ये शायद प्रकृति में ऐसा चीजें, बच्चों के प्रकृति में जो पाई जाने वाली जो अवयव है उसको एक जगह पे उन्होंने संशोधित करके जो प्रस्तुत की, उसी को हम लोग कहते हैं थ्योरीज या सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत क्या होती है? रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड देयर लॉजिकल आइडियाज और द कंसेप्ट among the researched field, and that the conclusion is known as the theories। ये बात आपको समझ में आ गई होगी सिद्धांत क्या है। तो हम लोग सिद्धांत के तौर पे अगर देखें साथियों, तो थ्योरी को जो है दो भागों में बांटा गया है। वो थ्योरी क्या क्या है? तो जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने जो थ्योरीज को बांटा है, वैसे तो थ्योरीज बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा आपको आनंदपूर्ण लगे तो हमने जो है सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। और वो कौन कौन से हैं? तो एक है हमारे एसोसिएटिव लर्निंग, है ना, एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग, साहचर्य आधारित अधिगम, है ना, साहचर्य आधारित अधिगम। और अगर हम दूसरा बात करें सिद्धांत की, तो ये होता है अधिगम के क्षेत्र, है ना, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत, इसको लेंगे अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के आधार। ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, फील्ड थ्योरी, है ना।
चलिए देखिएगा कहीं कट तो नहीं रहा है, शायद कहीं कुछ नहीं कट रही, बराबर है। तो हम लोग देखेंगे जो थ्योरीज को जो है हमने दो भागों में बांटा है। एक है एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग और सेकंड वन दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव फ्लूइड थ्योरी, मतलब अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के आधार पर। ये दो भागों में हमने वर्णन किया है। वैसे इसको हम लोग एक और भी तरीके पर अगर देखें तो ये टोटली बेस्ड है हमारा किसमें, तो बिहेवियर में बेस्ड है। अगर बिहेवियरिज्म की बात करें तो हमारे जो जेबी वाटसन साहब हैं उसने अपने पुस्तक में इसको ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरिज्म में लिखा है ना। बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जो इस थ्योरी की प्रतिपादन उसने किया है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद के आधार पर, है ना। हम लोग देखेंगे व्यवहारवाद के आधार पे या फिर एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग पे हम लोग बात करेंगे। एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग थ्योरी है ना, एसोसिएटिव थ्योरी बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी लगा देते, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे। हाँ ये है, यहाँ पे थ्योरी दे दीजिए तो और भी अच्छी बात है। देखिए हम इन दो भागों में उन सारे जो सिद्धांत है सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही दोनों फील्ड के अंतर्गत हम देखेंगे। तो पहली बात अगर दो फील्ड की बात करें तो पहला फील्ड हमारा साहचर्य आधारित अधिगम है, एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग थ्योरी है, जिसको हम लोग व्यवहारवाद संबंधित व्यवहारवाद के आधार पर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। और ये ऑन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये हमारे जो कॉग्निशन की जो क्षेत्र होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। किसके अंतर्गत, तो एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत जो आते हैं हमारे स्किनर साहब आते हैं, थॉर्नडाइक साहब आते हैं, पावलव आते हैं, और गुथरी आते हैं, है ना, और मिस्टर हल आते हैं। ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उनकी जो सिद्धांत है उसको हमने एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग के तहत रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि जितने भी हमने मनोवैज्ञानिकों के नाम बताए, चाहे वो हल है, चाहे वो पावलव है, चाहे स्किनर है, चाहे थॉर्नडाइक है, चाहे गुथरी है, ये सभी व्यवहारवादी प्रणेता है। तो व्यवहारवादी प्रणेता होने के कारण से हमने एक जगह पे इसको जोड़ा और यहीं से इसी फील्ड के अंतर्गत हम सारे टॉपिक को देखेंगे। तो थ्योरीज को पहला फील्ड हम लोग बिहेवियरिज्म के फील्ड में पढ़ेंगे, या फिर आप कह सकते हैं एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग थ्योरी में पढ़ेंगे, और फिर दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और जो पहला हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो चीज है, पहला ए नंबर देख लेते हैं। ए नंबर पहले एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग थ्योरी देखते हैं ना। तो इसको क्या होता है, एसोसिएटिव बेस्ड लर्निंग थ्योरी, है ना, साहचर्य आधारित अधिगम सिद्धांत, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं साहचर्य आधारित अधिगम सिद्धांत क्या होती है, इस पे हम लोग आज बात करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे वर्ड आती है साहचर्य एसोसिएशन या एसोसिएट, ये एसोसिएट का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे द रिलेशनशिप। एसोसिएशन का मतलब होता है एसोसिएट में जहाँ पे कोई संबंध रखता है। तो यहाँ पे संबंध की बात करता है, एसोसिएट की बात करता है। तो संबंध किसके साथ में रहता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे संबंध जो रहता है हमारा रहता है स्टिमुलस के साथ में। किसके साथ में, स्टिमुलस के साथ में, और दूसरा है रिस्पॉन्स के साथ में। स्टिमुलस को हम लोग हिंदी में उद्दीपक कहते हैं और इसको प्रतिक्रिया या अनुक्रिया कहते हैं। अनुक्रिया नहीं, अनुक्रिया, है ना, अनुक्रिया। उद्दीपक को हम लोग प्रेरक भी कहते हैं। अब देख लीजिएगा क्या क्या चीजें होती है। अब यहाँ पे साहचर्य बेस्ड थ्योरी के अंतर्गत हम लोग बात करें तो साहचर्य का मतलब ये होता है यहाँ पे संबंध, रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप यहाँ पे किसके किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में है। और इसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कारण से जो है व्यवहार की उत्पत्ति होती है, एक विशिष्ट व्यवहार की उत्पत्ति होती है। और उसी व्यवहार को जो फॉलो करने वाले मनोवैज्ञानिक है जिसको हम लोग कहते हैं बिहेवियरिस्ट कहते हैं, व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं।
तो उन बिहेवियरिस्ट का अगर नाम की बात करें तो हमारे E.L. थॉर्नडाइक आ जाते हैं, स्किनर आ जाते हैं, पावलव आ जाते हैं, गुथरी आ जाते हैं, वाटसन आ जाते हैं और हल आ जाते हैं, और भी मनोवैज्ञानिक आते हैं। इन सारे लोग जो हैं, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने सबका मत एक ही था। वो मत डिपेंड था किस पे? तो व्यवहार पर था। और व्यवहार क्या है अगर बात करें तो व्यवहार की जो उत्पत्ति होती है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के जो उनके बीच में प्रति संबंध होता है, उसी आंतरिक संबंध के कारण से व्यवहार की उत्पत्ति होती है, जिसके वजह से हम लोग कहते हैं बिहेवियरिज्म, है ना, ऑन द बेस ऑफ द बिहेवियरिज्म। अगर आपको पूछा जाए कि व्यवहारवाद के प्रणेता कौन रहे हैं तो J.B. वाटसन साहब रहे हैं। तो J.B. वाटसन साहब जो है एक बहुत ही अच्छे पुस्तक लिखते हैं 1914 में, परहैप्स 1914 में, हाँ 1914 या 13, सॉरी 18 के लमसम में ही जो है, हाँ लमसम 1904 में ही जो है उनको नोबेल प्राइज मिलती है J.B. वाटसन साहब को 1904 में। ये बहुत पुराने मनोवैज्ञानिक हैं और इनके सिद्धांत भी पुराने हैं, लेकिन ये जबरदस्त चीज़ों को यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे चीज़ों के ऊपर में कि क्या स्टिमुलस है, क्या रिस्पॉन्स है। तो समझिएगा बातों को, एक एक करके वर्ड को समझते। सबसे पहली बात तो हमने बात किया कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, साहचर्य का मतलब क्या होता है, मतलब वैसा अवयव जो एक दूसरे से संबंधित हो, परिवर्तित भी हो लेकिन एक दूसरे से संबंधित हो, उसको हम लोग कहते हैं साहचर्य या कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बिलोंग्स टू द वर्ड एसोसिएटिव बिलोंग्स टू द relationship. It gives the sense of relationship, either they vary or not. कोई भी परिवर्तन या अपरिवर्तनीय अवयव जो एक दूसरे से प्रति संबंध हो, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव या कहते हैं साहचर्य। इन सारी चीज़ों को जो हम आपको बोल रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, ऐसी चीज़ों को तो आप लिखते हुए चलेंगे साथ में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आपका अच्छा बने। वैसे हर चीज़ को लिखना तो संभव नहीं है, हम बोल रहे थे, पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह डिपेंड करता है कि इसमें दो चीजों में, एक होता है उद्दीपक पे और होता है अनुक्रिया पे, एक होता है स्टिमुलस पे, एक होता है रिस्पांस पे। स्टिमुलस और रिस्पांस क्या है आप समझिएगा बातों को। अभी जैसे मान लिया जाए स्टिमुलस की अगर बात करें, जैसे कि आप लोग एक उदाहरण लेते हैं छोटे से तौर पर, कि जैसे अभी DSSB की एग्जाम आई हुई है, फॉर्म फिलअप हो रही है। अब फॉर्म फिलअप हो रही है, अब फॉर्म भी आपने फिलअप कर दी, अब उसे क्रैक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं। तो जो फॉर्म आई DSSB की, ये क्या है, ये एक प्रकार का स्टिमुलस है, उद्दीपक है, और इस एग्जाम के लिए आप मेहनत कर रहे हो, इसीलिए हम कहेंगे आप रिस्पॉन्स किए। तो किसी के लिए आप अगर किसी कार्य को करते हैं, तो जिसके लिए कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए कार्य करते हैं वो तो रिस्पॉन्स है, लेकिन जो समझे बात को, जैसे कि हमने बोला, यहाँ पे फिर से देखिएगा कि आप जिस चीज के लिए कार्य किए, जो चीज है जिससे प्रभावित आप हुए, जो चीज है वो तो मेरा उद्दीपक है, लेकिन उसके लिए जो कार्य हो गया, उसके लिए जो आपने जो मेहनत करी, वो क्या है, तो वही तो स्टिमुलस है, सॉरी रिस्पॉन्स है। फिर से सुनिएगा, हमने बताया कि जैसे एग्जाम्स है, एग्जाम की डेट है, वो क्या है, एक स्टिमुलस है, लेकिन उसके लिए मेहनत क्या है, रिस्पॉन्स है। बात समझ में आई? तो यही चीज है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यही दोनों के बीच में से ही एक विशेष व्यवहार की उत्पत्ति हो पाती है, जिसको हम लोग बिहेवियरिज्म कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम के प्रति आप डेली मेहनत कर रहे हैं, आपकी एक हैबिट की फॉर्मेशन होगी, और यही हैबिट जो है आपको सफलता दिलाने में एक आपकी भूमिका निभाएंगी। तो आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आप समझ गए होंगे, स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं साथियों कि इसके अंतर्गत जो हमारे मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हुए, वो इसका देख लीजिएगा। इसके साथ में हमारे इसके अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो है हमारे एक E.L. थॉर्नडाइक साहब। E.L. थॉर्नडाइक है ना, आप इसको हिंदी में सिर्फ थॉर्नडाइक भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा मनोवैज्ञानिक जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो है स्किनर, है ना, इसको हिंदी में तो नाम ही होता है स्किनर। तीसरा थ्योरी जो पढ़ेंगे वही थ्योरी को देख रहे हैं, पावलव, है ना, ये पावलव की भी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। जो थ्योरी पढ़ेंगे वो हल की भी थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हल कहते हैं, जिसने
सिस्टमेटिक जो ये क्या कहते हैं उसको, सिस्टमेटिक थ्योरी दी है, उस पर बात करेंगे। एक थ्योरी और होती है, वो है गुथरी की थ्योरी, है ना, ये गुथरी की थ्योरी। और भी लोग हैं, हम लोग जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, एक वाटसन को भी देख लेंगे हम लोग लास्ट में। तो एक एक करके सारे थ्योरीज को देखेंगे। और साथियों हम लोग बात करें तो थॉर्नडाइक की जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने एक संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। वहीं अगर हम स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, उस पर उन्होंने बात किया था। स्किनर्स की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो दिया था। और अगर पावलोव की बात करें तो इन्होंने जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना, ये क्या दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। हमारे जो पावलोव साहब अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। वो सारे थ्योरी पे हम लोग बात करें। अगर हम लोग हल की बात करें तो हल ने जो सिस्टमेटिक बिहेवियर की थ्योरी दी थी, हल का प्रबलन का सिद्धांत इसको कहते हैं। और फिर गुथरी की अगर हम लोग बात करें तो गुथरी ने जो सामीप्यवाद का संबंध का सिद्धांत दिया था, जो कि साइन लर्निंग थ्योरी है। वो सारी चीजें हैं, हम लोग बात करेंगे एक एक करके सारी चीजों पे बात करते हैं। और एक एक को पहले सबसे पहले लोग थॉर्नडाइक को पढ़ लेंगे, फिर स्किनर को पढ़ लेंगे, पावलोव को पढ़ लेंगे, हल को पढ़ लेंगे, गुथरी पढ़ लेंगे, लास्ट में वाटसन की थ्योरी को पढ़ेंगे। देखने कट तो नहीं जा रहा है ना, हाँ, तो वाटसन की थ्योरी को पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है चीजों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे देखिए, फिर मैं बता दूं कि इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे सीटेट में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका शिक्षा व्यवस्था में जो इसकी भूमिका होती है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए सीटेट में टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लर्निंग एंड द टीचिंग क्लासरूम। एक साथ मिला के पढ़ेंगे। या एक टॉपिक और भी हो जाती है जो कि यूपी टेट में है, लर्निंग इवैल्यूएशन, है ना, वो चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो उन सारे चीजों यहाँ पे तो, लेकिन हम आपको ऐसे टॉपिक को टच कर रहे हैं, सारे टॉपिक को टच कर रहे हैं जो कि हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो। ये भले सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं DSSB, KVS जैसे एग्जाम में, रीट जैसे एग्जाम में, आपका यूपी टेट जैसे एग्जाम में यहाँ पे सवाल इससे पूछे जाते हैं। सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्ट सवाल इनसे। लेकिन मैं आपको तैयारी इस प्रकार से करा रहा हूँ ताकि सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल की जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई एग्जाम्स होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें से इनकी एक अलग अहम भूमिका होती है। तो आइए हम लोग एक एक करके सिद्धांत की ओर चलते हैं। और वो जो सिद्धांत है हमारे पास वो है E.L. थॉर्नडाइक की जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, एक बार हम लोग देख लेते हैं। और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है बोर्ड को रब करने के बाद हम लोग इसको करेंगे, है ना। तो आइए आप एक बार मैं वीडियो थोड़ा सा रोक देता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आइए देखिए, बोर्ड हमारा मिट गया, है ना। अब जो है चीज़ों को देखते हैं, और हम लोग जो बात करेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग पे बात करेंगे ना। तो एक नंबर हम लोग बात करते हैं वो है थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के बारे में तो सवाल नहीं पूछी जाती है कि ये कौन है, नहीं है, लेकिन हाँ, इनका जो एजुकेशन के फील्ड में जो रोल्स रही है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और फिर एजुकेशन में किस प्रकार से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छे क्लासरूम को कैसे रुचिकर बना सकते हैं, उसमें थ्योरी बहुत सारे जो इस थ्योरी की जो योगदान होती है वो देखने को मिलता है। और यहाँ से जो सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन भले सिद्धांत से नहीं आती है सीटेट में, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आती है हमारे DSSB में, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देते हैं यहाँ से कभी कभी। और फिर दूसरी बात रही, जो सीटेट में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका एजुकेशनल पार्ट जो है वो चीज़ पूछी जाती है, जो कि एजुकेशन शिक्षा में जो इनकी जो लागू होने वाले जो अवयव हैं, जो तत्व हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देख पाते हैं कि और भी सारे एग्जाम सभी को मिला के देखें तो ये मोटा तौर पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे बहुत जरूरी रहेगी, जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे ही। तो आइए हम लोग बात करते हैं थॉर्नडाइक पे। तो थॉर्नडाइक के अगर हम बारे में बात करें तो थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी थी, 1913 में बुक लिखी थी।
1913 में एक बुक लिखी और उसकी जो बुक पब्लिश होकर आई उस बुक का नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। और ये बुक अगर आप देखेंगे तो बुक कहाँ है मेरे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कभी आपको दिखा देंगे, उनकी बुक मेरे यहाँ पे पड़ी हुई है, शायद परहैप्स कहीं पे है तो मैं दिखा दूंगा। ये बहुत अच्छी बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी पे। इनकी कुछ क्रिटिसिज्म भी रही और इनके बहुत से चीज़ों को हम लोग जो है शिक्षा व्यवस्था में यूज़ भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ नहीं भी करते हैं। तो ठीक है, चलिए। एजुकेशन साइकोलॉजी उनकी बुक पब्लिश हुई और यह बुक इतना ही फेमस हुई कि लोग इसको जो है एजुकेशन में इसका यूज़ भी करने लगे और एक अच्छा रिजल्ट भी आने लगा। और इनकी बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्लासरूम में और टीचर्स को पता नहीं होता कि सिद्धांत कहाँ से है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग क्लासरूम में जो यूज़ करते हैं वो हमारे जो थॉर्नडाइक महोदय हैं इनकी अध्ययन है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा रोल रहा, जिसके कारण से इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इसी के वजह से हम लोग कहते हैं इसको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। हिंदी में साथियों इसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं ना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो कहेंगे जनक, है ना, जनक माना पिता, जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हमारे कौन है तो थॉर्नडाइक महोदय है। थॉर्नडाइक महोदय ने जो है सारे जो रिसर्च किए वो रिसर्च मूल रूप से जो है जानवर पे था और जानवर पे उन्होंने बहुत रिसर्च करी और रिसर्च करने पे इनको लगता है कि जिस प्रकार से जानवर सीखते हैं, जिस प्रकार से जानवर को सिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मानव को भी सिखाया जा सकता है। दोनों के बीच में जो है एक जबरदस्त रिलेशनशिप है, क्योंकि हम अगर बात करें तो एनिमल किंगडम के अंतर्गत में ही मानव समाज आते हैं, इसीलिए उन्होंने दोनों को एक तराजू में रख के तौला है, एक बराबरी में देखा है अपनी अंतर्दृष्टि से। और इन्होंने जो है चूंकि एक बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट रहे थे, ये है ना, क्या रहे, ये भी बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट रहे और इन्होंने जो खोज करी, जो रिसर्च की, इन्होंने जानवर पे ज़्यादातर रिसर्च किया, जिसके वजह से इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। फादर ऑफ हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी की। अब क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए हमको तो एनिमल साइकोलॉजी पढ़ना है नहीं, लेकिन जान लीजिए थोड़ा सा एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च उन्होंने की, तो जिसके वजह से उनको जो है एनिमल का क्या कहते हैं, जंतु, है ना, जंतु मनोविज्ञान भी से के फादर भी कहते हैं। और ये बातें छोटा मोटा चीज़ था, ये आप इनको याद रखना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी पूछा हुआ है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, पहले पूछा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और आज अगर हम थ्योरी जो हम लोग एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उस थ्योरी के ऊपर में बात करेंगे। और वो थ्योरी को जो हम लोग कहते हैं, उस थ्योरी का नाम जो है वो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको हिंदी में लोग उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको शॉर्ट में हम लोग एसआर थ्योरी भी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। हम लोग इसी को बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बंध सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम लोग जो है संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना, कनेक्शनिज्म थ्योरी। संबंध वाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। साथ ही साथ साथियों इसको ट्रायल एंड इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं इसको।
प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारे इसके नाम्स हैं, और भी लोग इसको नाम से बुलाते हैं, देख लेंगे एक बार नोट्स। आपको हम चाहेंगे कि हमारे आप संस्कार गुरुकुलम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको सारे की PDF भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। जितना मैं बात बोल रहा हूँ शायद उसको भी वहाँ पे आपको देने की कोशिश करें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बहु क्लास में देखिए बहुत ज़्यादा आप बोल पाते हैं, और लिखने के समय जब नोट्स की तैयारी करते हैं तो उसमें माइंड पे सेटअप नहीं रहता है। लेकिन आप लोगों से जब जुड़ते हैं इस तरह से तो बहुत सारा चीज़ माइंड पे बोलने का आता है, बोल देते हैं उसमें, इसलिए आप साथ में लिखते भी चलेंगे, एक कॉपी में नोट्स भी करते जाएंगे, आपकी फेयर कॉपी बन जाएगी। और ध्यान रहे कि हर बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़े और अच्छे से पढ़े। आपको हर एग्जाम के पहले खाली बार कॉपी निकाल के देख लेना, सारे थ्योरीज को, सारे टॉपिक्स को बार पढ़ लेना, एग्जाम आपका ऐसा ही क्रैक हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो है हम लोग जो सेशन लगेगी आपकी स्पेशल, जिसमें से क्वेश्चन का हल कराएंगे, फिर आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लिख लीजिए। अब इसी सिद्धांत को हम लोग जो है बढ़ाते हैं आगे, बताते हैं क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है। तो सिद्धांत में जो है हमारे जो थॉर्नडाइक की जो सिद्धांत है उसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको SR थ्योरी भी कहते हैं। वहीं हम लोग अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। संबंधवाद का अधिगम का सिद्धांत कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इन सारे सिद्धांत को हम लोग देखते हैं एक एक करके, और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिद्धांत क्या है, कैसे है, इसकी किस प्रकार से जो है इसकी प्रस्तुति है, हम लोग देखते हैं एक बार। तो ध्यान देंगे साथियों, एक्चुअली हुआ क्या था कि इन्होंने एक रिसर्च करी, और वो रिसर्च आई जा करके हमारे एक ऐसे रिसर्च आए जो कि एक भूखी बिल्ली पर रिसर्च थी। और थोड़ा सा वैसे तो ये बहुत सारे इसको सिद्धांत, इसकी जो ये आपकी स्टोरी है, इसकी जो रिसर्च होता है आपको पता ही होगा, लेकिन शॉर्ट आपको बोल देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, और उसको जो है लिंकअप कर लेंगे हम लोग इन सारे नेम्स के साथ में कि कहाँ क्या चीज़ है। तो एक बार जो हम एक बार बैठ लेते हैं, बैठ के थोड़ा सा कथा की ओर चलते हैं, तो शायद आपके लिए जो है फायदेमंद रहेगा। और 1 से 2 मिनट के अंदर में ही जो है हम लोग सिद्धांत को देखेंगे। तो चलिए देखिए बात करते हैं। जय गुरुदेव। तो ध्यान रहे साथियों, जय 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 जय। ठीक, तो हुआ क्या था कि एक भूखी बिल्ली जिसको कि एक पिंजरा में रखा गया, और वह पिंजरा का इस तरह से निर्माण था कि उसको खुलने का जो दरवाजा था उसकी जो स्विच थी वो अंदर में कई बटन के रूप में जो पिंजरा है उसी के अंदर में रखा गया। पिंजरा जिसको आप लोग कैप कहते हैं। तो समझिएगा बात को, एक जो भूखी बिल्ली थी उसको जब उसके पिंजरा के अंदर में रखा गया और पिंजरा से बाहर एक मछली को रख दिया गया, तो चूंकि वह भूखी बिल्ली थी तो वो भूख को बुझाने के लिए लगातार जो है वो मेहनत कर रही थी। कभी इधर पाँव मारती थी, कभी इधर, जब पिंजरे को यूज करती, मतलब अपने पाँव का यूज करती थी, कभी इधर उछलती थी, उछलती। अपने पुस्तक में ठीक इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब हमारे जो थॉर्नडाइक साहब, वो बहुत अथक प्रयास करती है। और एट द लास्टली मोमेंट क्या करती है, वो जो बिल्ली होती है वो जाके गलती से उनका बटन पे जो है पैर चला जाता है और गेट खुल जाता है, वो बाहर निकल के मछली वो खा लेती है। और उन्होंने टाइम पीरियड देखा कि वो इनको जो है 1 घंटा लगा समय उस गेट को खोलने में। फिर दूसरे दिन उसको जो है भूखा रख के उस बिल्ली को फिर से पिंजरा में रख दिया गया, और जाकर के फिर से पिंजरा में रख दिया, घड़ी देखना स्टार्ट किए। वो बिल्ली फिर से उछलती है, कूदती है, कूदते उछलते फिर से उस जगह पे जाके उनकी बटन पे जो है पहुंच जाती है, जिसके वजह से गेट खुल जाते, फिर वो चली जाती है। इस बार वो देखते हैं कि पहला दिन तो उसको 1 घंटा लगा था, आज उनको जो है 40 मिनट ही लग रहा है। 40 मिनट में वो गेट खोल लेती है बिल्ली। फिर दूसरे दिन फिर वही सेम कंडीशन किया जाता है, उनको लॉक कर दिया जाता है पिंजरा में, और आगे मछली भी रख दिया जाता है। वो भूखी रहती है, वो फिर छटपटाती है, इधर करती उधर करती है, और जो है वो फिर गेट खुलती है। लेकिन इस बार जब टाइम उन्होंने देखते हैं तो देखते हैं कि ये 20 मिनट में ही वो गेट खुल दी है। और इस तरह से लगातार उनके ऊपर में जो रिसर्च किया जाता है, उनको पिंजरे में बंद किया जाता है। और एट द लास्टली मोमेंट उसको देखा गया कि जैसे उनको अंदर रखा जाता है ना, तो वो वैसे वो बटन के पास जाती है, क्लिक करके फिर से बाहर निकल आती है। तो समझिएगा होता क्या है कि वो बिल्ली जो है
उस पीड़ा में जाने के बाद वो बार बार प्रयास करती थी, गलत प्रयास करती थी, और गलत प्रयास करने की वजह से उनको जो है हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड्स कहते हैं। एक बार देख लेते हैं हु इज कॉलिंग नाउ। देख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा तो गलत बात है। माय गॉड, चलिए आइए देख लेते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों कहे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग जानने की जो है कोशिश करते हैं। अब देखिए पिंजरे के अंदर में जो बिल्ली थी है ना, वो बिल्ली बार बार क्या कर रही थी, गलत प्रयास कर रही थी। वो बार बार प्रयास कर रही थी बाहर निकलने के लिए, और प्रयास करने के कारण से वो प्रयास करती थी और उनको एक गलत बार बार त्रुटियां आ रही थी, एरर्स आ रही थी, जिसके वजह से उनको ट्रायल एंड एरर मेथड कहा गया है। इसको क्या कहा गया, ट्रायल एंड एरर मेथड कहा गया है। बात समझ में आया आपको? क्या हो गया यहाँ पे, ट्रायल क्या हुआ कि वो बार बार प्रयास कर रहे थे, बार बार प्रयास करने में उनको त्रुटियां मिल रही थी। शुरुआती दौर में उनकी त्रुटियों की संख्या ज्यादा थी, 1 घंटा तक लगातार त्रुटियां किया था उन्होंने, और फिर जाकर के मछली की प्राप्ति की थी। फिर दूसरी बार उन्होंने 40 मिनट में ही किया और त्रुटियां कम हुई। फिर 30 मिनट में किया, 30 मिनट तक ही त्रुटियां की, फिर 5 मिनट तक त्रुटियां की, फिर मतलब त्रुटियां करने ही नहीं लगा, तो वो हैबिचुअल हो गया है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि बार बार गलती करते थे, प्रयास करते थे, और प्रयास करने के उपरांत गलतियां उनको मिलती थी, जिसके कारण से उनको ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत भी कहा गया है। बात समझ में आ गया? अब देखिए कि कंडीशंस क्या हो जाती है कि उस बटन, उस जो पिंजड़ा है, पिंजड़ा के साथ में और उस बिल्ली के साथ में एक संबंध बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है, वो उनसे बहुत भली भांति परिचित हो जाती हैं। इसी के वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, कैनेक्सिज्म थ्योरी कहते हैं, या फिर बॉन्ड की थ्योरी कहते हैं। पहले तो उसको कैनेक्सिज्म की थ्योरी इसलिए बोले क्योंकि उनको जो है उस पिंजड़ा के साथ में उनका क्या बन जाता है, सामंजस्य बन जाता है, एक दूसरे को वो समझने लग जाते हैं, और वो पिंजड़ा समझ जाती हैं, उनके वातानुकूल ढल जाती हैं, उनके सिचुएशन को समझ जाती हैं, जिसके वजह से एक संबंध स्थापित होता है पिंजड़ा के साथ में। इसीलिए इसको कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। अब उस बटन के साथ में और उसके पांव के साथ में, पांव के साथ में मतलब पांव को भी चलाने वाले जो उनका नर्वस सिस्टम है, उनके बीच में एक संबंध बनता है, जिसको कि बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझ, दोनों अंतर थोड़ा सा है। बॉन्ड थ्योरी इसलिए कहे कि उनके जो नर्वस सिस्टम है बिल्ली की, उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो समझ पाते हैं कि इस बटन को दाबने से जो है हमको क्या मिलता है, तो हमको गेट खुलता है और हम बाहर निकल जाते हैं। अब उनको उस तरह की सिचुएशन कभी भी दोबारा आएगी तो वो वैसा ही प्रक्रिया करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि उसके मस्तिष्क के बीच में और उसका व्यवहार के बीच में जो उनके सिचुएशन के बेस में संबंध बनता है, जिसके वजह से उसको हम लोग बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिएगा, अब पहला नंबर कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी को क्यों कहा गया है। समझिएगा, मछली जो थी ये एक उद्दीपक का काम करती थी। मछली जो है वो उद्दीपक का काम करती है, मतलब कि स्टिमुलस का काम करती है। यहाँ पे लिखते हैं, जो मछली है वो एक स्टिमुलस की तरह बिहेव करती है, मतलब कि कहें तो उद्दीपक की तरह काम करती है। और वो जो उसको पाने के लिए जो मेहनत है ना, मेहनत है, वो क्या है, तो वो रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स है मतलब अनुक्रिया है या प्रतिक्रिया है। अब देखिए, अगर वो खाया पिया रहता, अगर वो बिल्ली खाई पी रहती, पेट भरा हुआ रहता, तो उतना मेहनत नहीं करते वो, उनको और भी एरर्स, मतलब वो मेहनत नहीं करते, वो चुपचाप सो रहता, क्योंकि उसकी पेट भरी हुई थी। लेकिन वो भूखी होने के कारण से मछली, देखिए वो भूखा, पहला तो देखिए वो भूखा था, भूखा भी एक प्रकार के स्टिमुलस का उद्दीपक का ही काम कर रहा है, लेकिन मछली के कारण से और भी बहुत ज्यादा उसको भूख बढ़ जाता है। तो ये भी हमारा स्टिमुलस का काम करता है। भूख और मछली दोनों उद्दीपक का यहाँ पे काम करता है, और जबरदस्त, क्योंकि पहले से भूखी भी थी और सामने मछली भी देख लिया जो पसंदीदा चीज था, तो उसके कारण से उद्दीपक बहुत ही स्ट्रांग हो पाया, जिसके वजह से जो है वो उनको लिए बहुत ज्यादा तत्पर मेहनत करने लगी, पिंजरे में पाँव वगैरह से मारने लगी, जिससे कि वो बाहर निकल सके। इसी के वजह से इसको कहते हैं कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? आप देखिए कि DSSB की फॉर्म आई हुई, आप लोग बहुत लगातार जी थोड़ा मेहनत कर रही है कि क्या है ये स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है। समझ रहे बच्चों? वैसे अगर देखेंगे, अगर जिनको नौकरी नहीं लेना तो क्या वो मेहनत करेगा, क्या नहीं मेहनत करेगा। अब वैसे लड़कियों लोगों की बात करते हैं, वो लाख खाई रहेगी लेकिन फिर भी समोसा क्या कहते हैं, गुचपुच ना, पानी पूरी, वो पूरा खा लेंगी घर पे,
है ना, लेकिन देखेगी उनका पेट भरा हुआ रहेगा तो बिल्ली से भी गई गुजरी होती है, एक प्रकार से ये कहा जाए। थोड़ा सा बुरा नहीं मानेगा, रियलिटी बता रहा हूँ। तो जो बिल्ली होती है उनको तो भूख लगा तो जाकर के उछल कूद करती है, लेकिन जो आज की जो लड़कियां जो महिलाएं हैं वो बिल्ली से बढ़कर होती हैं। उनको पेट भरा हुआ रहेगा लेकिन बगल में गुजपुज वाला पार हुआ उसके मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं, और वो चाहती है कि वो भी खाएं, और उसको अगर फ्री मिल जाए तो पता चलेगा कि आँख से आंसू जा रहा है, नाक से निकाला जा रहा है, फिर भी खा रहे, खाए जा रही खाए। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है। तो चूंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए तो इसी जगह पे इस चीज़ को रखते हैं, और फिर इसकी जो सब थ्योरीज है उन चीज़ों को लेके आएंगे। जो नियम है, प्राथमिक नियम और गौण नियम, उन दोनों को देखेंगे हम लोग अगले वीडियोस पे। तो चलिए साथियों, आप इसे आई होप समझ गए होंगे, और फिर इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तब तक हमारे साथ आप इस तरह से बने रहेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड पर, लेकिन जाने से पहले हमारे आप वो क्या कहते हैं उसको, भोला बाबा का घंटी, बेल आइकन्स, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा। कब? जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को जरूर क्लिक करेंगे। और अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, इसको हम फिर भी कुछ अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके लाएंगे। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम यहीं पे इस चीज़ को रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।